बताना चाहूंगा। इसके साथ साथ एक चलाधार एरिया है। जब लॉर्ड डलहौजी जम्मू कश्मीर में एंटर हुआ था, उसने सबसे पहले जगह चलाधार सिलेक्ट की थी। वहां वो चाहता था कि मैं अपने नाम से वो शहर बसाऊं जो लॉर्ड डलहौजी के नाम से आज डलहौजी में है। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसको वो जगह नहीं दी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी का ये कहना था कि जब अंग्रेज एक जगह घुसते हैं तो वो पूरा कब्जा कर लेते हैं, तो हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अंग्रेजों का कब्जा हो। लेकिन अगर वो उसका विजन था उस अंग्रेज का कि चलाधार एक खूबसूरत जगह है, तो मैं चाहता हूं कि उस चलाधार को प्रमोट किया जाए, उस वो चलाधार भी उस नजर में आना चाहे। इसके साथ साथ एक गो गली है सर, और सोंजना एक जगह है। ये 3-4 एरिया है, मैं चाहता हूं इनके साथ ये भी इंक्लूड हो, इस टूरिज्म के अंदर आने चाहिए। और सर टूरिस्ट हट, सर मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सीएम साहब का कि डग्गर में सीएम साहब की तरफ से टूरिस्ट हट हमें अलॉट हुआ है, एक टूरिस्ट हट मिला है, उसके लिए मैं सीएम साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पे भी टूरिस्ट हट दिए जाएं, क्योंकि अभी वहां पे हमारे लोगों के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है कि हम टूरिस्ट को वहां पे रखवा सकें, रहने का प्रबंध कर सकें। तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब को मैं अपील करता हूं कि वहां पे टूरिस्ट हट की लोगों के रहने की कोई ना कोई फैसिलिटी वहां पे दी जाए। सर हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहां पे सेवा 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, काफी देर से वो प्रोजेक्ट की फाइल चल रही है। 9.5 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है। मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि उस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जाए ताकि वो वहां पे रोजगार भी खुले और वो प्रोजेक्ट भी वहां पे काम शुरू हो। इसके साथ साथ सेवा 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, काफी सालों से वहां पे चल रहा है, पानी हमारा है, जगह हमारी है। स्टेट के साथ जो डील हुई है उसके मुताबिक 32 करोड़ रुपया उन्होंने हमारे सरकार को जो है डिपॉजिट किया गया है। लेकिन उतना ही अमाउंट जब हमारी सरकार उसमें डिपॉजिट करवाएगी तो वो हम पैसा वहां की डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं सीएम साहब से कि उतना पैसा अगर वहां से हमें सरकार की तरफ से मिलता है तो काफी ज्यादा अमाउंट जो है हमारी बनी की डेवलपमेंट पे लग सकता है, नहीं तो वो 32 करोड़ वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। जिसकी मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, उसका रिप्लाई भी आया है कि आज तक वो यूज नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसको यूज किया जाए। इसके साथ साथ सर मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट, घग्गर में हमारे एक खाद दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। मैं चाहता हूं वहां पे एक मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे। बंजली नाला है सर वहां पे, और उसके साथ सुर्ग नाला है, यहाँ पे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वहां पे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जाएं। बनी सर, बनी 2 ब्लॉक्स को मिला के एक बनी बनता है, कम से कम 60,000 पॉपुलेशन है, एक J&K बैंक है सिर्फ वहां पे। मैं चाहता हूं वहां पे लोंग में एक J&K बैंक की ब्रांच खोली जाए, एक डुगन में खोली जाए, और इसके साथ साथ लोही मलार में भी एक J&K बैंक की ब्रांच खोली जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। काफी दूर दराज के लोग हैं, बनी आएंगे बैंक में तो एक दिन उनको वहां पे रहना पड़ता है, दूसरे दिन वहां जाते हैं, जितने निकलवाते हैं उतने बेचारे खर्च कर देते हैं, तो घर लेके क्या जाएंगे। और साथ में सर बिजली के लिए मैं सर बोलना चाहूंगा, आज भी सर हमारे 2 हैबिटेशंस ऐसी हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं है। एक कुंड का नाल है सुद्रोता में, और एक है हमारा पड़ेतर में। सर ये 2 एरिया ऐसे हैं, टड्डी प्रखोड़ ऐसा एरिया है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। मैंने पिछली बार भी बात की थी, लेकिन अभी तक वहां पे कोई काम नहीं हुआ। वो लोग आज भी अंधेरे में रह रहे हैं। वो अपनी तरफ से जुगाड़ करके सर लकड़ी के पोल लगा के, सर्विस लाइन लगा के बिजली लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले आते हैं, बिजली की तार लेके चले जाते हैं, उनको बिजली मुहैया नहीं होती है। मैं चाहता हूं उन लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। और सर हमारे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जब एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए वैसे लिया जाता है जैसे एक दुल्हन को लेके जाते हैं एक डोली में। आज भी वो प्रथा है। दूर दराज के इलाके हैं जहां पे गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है, तो दिक्कत क्या है कि वो जो ट्रांसफार्मर नीचे रोड से वहां तक पहुंचाना है, वो उनको उसका चार्ज नहीं मिलता, कैरेज नहीं मिलता। और ऊपर से डिपार्टमेंट बोलता है जो खराब हो गया उसको भी नीचे पहुंचाओ, वो भी पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जैसे नया ट्रांसफार्मर वहां पहुंचता है, वो इंस्टॉल करते हैं, 1-1.5 घंटे के बाद कभी कभी वो ट्रांसफार्मर फिर से खराब हो जाता है, उनको फिर से नीचे लाना पड़ता है। और फिर से इसी चक्कर में सर उनको आज तक इसका कोई कैरेज नहीं मिला, और डिपार्टमेंट का कहना है कि कोई प्रोविजन नहीं है कैरेज देने का। मैं चाहता हूं कि सर कोई प्रोविजन बनाया जाए कि ताकि उनको इस चीज का कैरेज मिलना चाहिए। रोप वे प्रोजेक्ट सर, डग्गर एक मेरा अपना गांव है जहां से मैं हूं, बड़ा खूबसूरत एरिया, मैंने सीएम साहब के नॉलेज में भी लाया है। मैं चाहता हूं कि वो रोप वे जो है डग्गर को भी मिलना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बड़ी खूबसूरत एरिया, अगर वहां पे वो हंडोला वो रोप वे लगे तो काफी टूरिस्ट वहां पे आते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी काफी ज्यादा हो सकती है। सर मंदिर हमारे काफी फेमस और काफी हिस्टोरिकल मंदिर है, लेकिन जिनकी डेवलपमेंट के लिए, जिनकी
आज बेहतरी के लिए आज तक सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिया गया। जैसे हमारे जोड़े माता है, एक गढ़ माता है जो आधा हिमाचल में है और आधा JNK में है। हिमाचल के लोग वहां पे काफी सारे आते हैं, वहां पे आज तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। हमारे गुट्टू नाग मंदिर है, दोला माता है, जोड़े माता है, ज्वाला माता मंदिर है, कलेड़ नाग मंदिर है और चोरी शिव मंदिर है। मैं चाहता हूं इन मंदिरों की डेवलपमेंट के लिए पैसा रिलीज किया जाए। MTS वर्कर्स जो हैं सर, उनको ही काफी पुरानी डिमांड है कि हमारी पे डिस्पैरिटी है, जितनी बाकी यूटीज में सैलरी मिलती है हमें यहाँ पे उतनी नहीं मिलती है और अलाउंसेस भी उनको नहीं दिए जाते। मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर गौर किया जाए। और साथ सर म्युनिसिपलिटी, हमारा बनी टाउन जो है बड़ा हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन सफाई के लिए हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। म्युनिसिपलिटी नहीं है वहां पे, BDO डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे इंतजाम किए गए थे सफाई के, लेकिन वहां पे उनको पैसा नहीं दिया गया। 2 लाख की लायबिलिटी है वो क्लियर नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि वहां पर बनी को इस वक्त म्युनिसिपलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सर बनी को म्युनिसिपलिटी दी जाए। इसके साथ साथ सर एक SDM ऑफिस था, 2 पॉइंट बोलूंगा सर। SDM ऑफिस था बदनौता में, तो लोहाई मलार और डुगैनी ब्लॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ADC बिलावर ऑफिस खुला, उसके साथ साथ वो हमारा बदनौता SDM ऑफिस खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि SDM ऑफिस बदनौता जो है वो पूरी कम से कम 40,000 की पॉपुलेशन के लिए जुड़ा हुआ था, वो SDM ऑफिस फिर से बहाल किया जाए ताकि वहां के लोगों को जो है फैसिलिटीज मिल सके। मिनी सेक्रेटरी सर, बनी में एक मिनी सेक्रेटरी खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के हर एक ऑफिस कोई कहीं है कोई कहीं है। एक मिनी सेक्रेटरी की वहां काफी सारी डिमांड है, तो ये CM साहब इस पे गौर करेंगे। लंबरदार और चौकीदार, आज तक में तो बहुत बड़े लगे हैं सर, उनके साफे पहन के घूमते हैं, लंबरदारी चौकीदारी मूछें बड़ी बड़ी रखी हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है सर, खाली हाथ हैं बेचारे। और हर एक रिपोर्ट में लंबरदार और चौकीदार की रिपोर्ट पड़ेगी। रात को चाहता हूँ उन लंबरदार और चौकीदार वालों, खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स हैं सर, 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में खिदमत सेंटर जो है बड़ा अहम रोल अपनाते हैं, और जो वो ऑपरेटर्स हैं मैं चाहता हूं कि उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार सोचे। और लैंड ग्रैबर सर, जिन्होंने लैंड ग्रैब की है सर, इसके ऊपर बड़ा मुद्दा उठा यहाँ पे। मैं चाहता हूं एक्शन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक्शन उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर होना चाहिए जिसके रहते रहते ये लैंड जो है वो ग्रैब की गई। वो क्या कर रहा था वहां पे, उसके और उस एक्शन ये हो कि उसकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, वो जॉब से टर्मिनेट होना चाहिए। अगर उसके रहते रहते बिल्डिंगें खड़ी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया, तो वो कहां सबसे बड़ा करप्ट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके रहते हो सबसे पहले कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, धन्यवाद। शुक्रिया जनाब। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के मातहत महकमों के ग्रांट्स की तायद में खड़ा हुआ। सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कोशिशों को सराहता हूं कि उन्होंने माली मुश्किलात के बावजूद आवाम की तरक्की और बुनियादी सहूलियात को तरजीह दी। सर, मैं एक दो मसाइल है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सर, काफ़ी साल से एक मसला है कंपनसेशन ऑफ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, जो ये पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं सर, जो टावर्स बन रहे हैं उसके लिए जो दरकार ज़मीन है उनको मुआवजा मिल रहा है। जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो ज़मीन इसके अंदर आती है वो बेकार पड़ती है। किसी भी किस्म की फसल तो काश नहीं हो सकती है, ज़मीन का वैल्यू ही ख़त्म होता है, मकान भी नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए लोग कोर्ट में भी गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने एक सर्कुलर जारी किया है हर स्टेट और यूटी को। तो मैं आपके दे रहा हूँ जनाब आपके जरिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। वो काफ़ी परेशान है, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से देहात है, वहाँ पर वो जो पावर प्रोजेक्ट वागोरा है और नोबुग में भी बन गया, तो काफ़ी ज़मीन उसके ज़द में आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जैसा कि एक सर्कुलर जारी हुआ है 30% देही इलाकों में और म्यूनसिपल एरिया में 45%, जो शहरी आबादी है इसके लिए 60% का मुआवजा रखा गया। तो मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसकी तरफ तवज्जो दें ताकि उन गरीब ज़मींदारों को राहत मिलेगा। दूसरा सा कंपनसेशन का ही मसला है, जो रिंग रोड बन चुका है। 19 में उन्होंने ज़मीन ली,
और बहुत सारे लोगों को मुआवजा भी दिया। अभी तक कुछ उस वक्त जो डिस्प्यूट्स जमींदारों के थे, एक की जमीन दूसरे के नाम पर दारिज थी, वो पेंडिंग रह गए, और कुछ ऐसे भी है जो जिन्होंने नेगोशिएशन नहीं की उस वक्त, यानी जहां जमीन की कीमत 1 करोड़ थी तो उनको जब 40 लाख दिए गए उन्होंने नेगोशिएशन नहीं की। तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसमें फैसला दिया, फाइनल डिसीजन आया है, तो अवार्ड भी गया कलेक्टर की तरफ से। एक ही गांव के वाथोरा है, आप जानते हो, 500 कनाल जमीन जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस तरह बाकी भी देहात है, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मतलब उनके पास अब जमीन नहीं है, वो बेचने के लिए, मतलब उनकी शादी होती है बच्चों की, तो बेचेंगे क्या? अगर उनको वो मुआवजा दिलवा देंगे तो मैं मशकूर रहूंगा। सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में पहले मैं उनका काफ़ी मशकूर हूँ। जो लोगों के प्रॉपर्टी, जो लोगों की ज़मीनें हैं, वो उनके गलत इंदराजात हुए हैं, उनमें उन्होंने पहले ही एक सवाल के जवाब में कि वो इंदराजात हम सही कर देंगे, गलत इंदराजात को दुरुस्त करेंगे। तो सर, आपके ही दौर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में बागायती कनीपुरा को ट्रेजरी मिली। मैं एमएलए बनने के बाद एक बार वहां गया, मामूली एक कमरे में है वो, लोगों को परेशानियां आती हैं, खासकर जो पेंशनर्स है, जब वो वहां जाते हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं, और मैं खुद शर्मिंदा हुआ। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ उनके लिए एक बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए ताकि वो आराम से वहाँ काम करें और अमले को भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के दौर में ही, जब ये 2009 में चीफ मिनिस्टर साहब थे, एक एसडीए कॉलोनी बनी उधर सुंबुरबुग में, वहाँ चूंट पुल पर शायद उन्होंने एनक्रोचमेंट की थी, तो इनको वहाँ लाया गया। अभी तक वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी तक वो बेचारे परेशान हैं। वो मतलब सुंबुरबुग तो आप जानते हैं, वो सहलाब के ज़द में अक्सर आता है, उतना पानी जमा होता है, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कुछ लोग वहाँ उस वक्त जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, वो होमलेस है, उनको कभी आते हैं आप निकलो वहाँ से। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, जिनको उस वक्त अलॉटमेंट नहीं हुई है, इनको कहा गया कि आप बैठिए फिलहाल, तो फिर जब हमारी हुकूमत नहीं रही तो वो आज तक ऐसे ही है, तो उनको ज़मीन वहाँ पर अलॉटमेंट किया जाए। सर, हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा देही तरक्याती महकमे के साथ है। जो PMAY स्कीम है, तो उनके लिए गरीबों को वो मतलब लाख सवा लाख रुपया मकान बनाने के लिए मिलता है। उसमें अब कुछ दिक्कतें पैदा हुई है 2-4 साल से। इनको कहा जाता है कि आप हाउसिंग डिपार्टमेंट में जाओ, तो जबकि हम देही तरक्याती महकमे के साथ है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो जो मुश्किल उनको आज दरपेश है उसको दूर किया जाए। तो इसी तरह जब हमारा एरिया रूरल डेवलपमेंट के साथ पड़ता है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले आते हैं एक एरिया में कि ये जी मास्टर प्लान में हमारे साथ है, तो जब वो मकान बनाते हैं, एक तरफ उनको परमिशन लाना पड़ता है ब्लॉक दफ्तर से, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं आप क्यों मकान बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उनको डायरेक्शन करे कि जब तक वो रूरल डेवलपमेंट के साथ है तब तक तो वहाँ वो मुदाखलत न करे। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि जब चाडोरा कोई गेस्ट आता है तो हमें वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। जब मैं 98 में MLA था तब भी मैंने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उन्होंने मान लिया है कि हम वहाँ पर एक टूरिस्ट बिल्डिंग बना देंगे, एक गेस्ट हाउस, तो वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना देंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गरीबों पर मेहरबान हो गए। जॉब्स का मसला है, जो मतलब जो बेरोजगार है यूथ्स, उनके लिए जॉब नोटिफिकेशन आती है रोजगार के लिए, जॉब्स के लिए। सर, एक नोटिफिकेशन में 10 पोस्ट्स होते हैं,
इनको अलहदा 10 पोस्ट पर जब वो फॉर्म भरते हैं तो अलहदा फीस देना पड़ता है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रियायत की गरीबों को, और ये जो यूथ है बेरोजगार है, ये तो सब गरीब ही है, मेहरबानी करके अगर इनको एक ही फीस जो नोटिफिकेशन आएगी एक ही बार उनको फीस देना पड़ेगा तो वो उनको राहत मिलेगा। सर, चाडोरा हमारा डिवीजन है बड़गाम में, बिजली का डिवीजन। मैंने CDF दिया एक एरिया के लिए, वो पुलवामा के साथ में था, वो पुलवामा के साथ है। जब मैंने CDF दिया, मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में CDF दिया है, आज तक वहां को ट्रांसफार्मर नहीं लगा, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता है ओंटीपोरा के साथ है या पुलवामा के साथ है। और कुछ हिस्सा इसी तरह श्रीनगर के साथ, जैसा मोचू वगैरह है, वो तो श्रीनगर के साथ पड़ता है। मैंने कई बार गुजारिश की है कि चाडोरा में एक बिजली डिवीजन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इलाका है पखरपोरा तक। तो मुझे उम्मीद है वहां हमें वो मिलेगा। सर, जो चाडोरा तहसील है, आज से 70 साल पहले वहां तहसील ऑफिस बन चुका है। अब वो काफी पुरानी है और अब SDM साहब भी वहां बैठे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा एक रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स अगर बने वहां पर, ताकि SDM साहब भी और तहसीलदार साहब भी या बाकी अमला जो इस वक्त मुश्किलात में हैं, उनकी वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सर, मुझे एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा सर, MLA हॉस्टल की किराया में इजाफा हुआ। लास्ट ईयर आपने कमेटी भी बनाई थी, तो रिकमेंड भी कमेटी ने कर दी। पहले MLA हॉस्टल की किराया 3 रुपया थी, फिर 10 रुपया, और चूंकि LG साहब का दौर आया तो उस वक्त MLA नहीं था, उन्होंने शायद उसको वहाँ गेस्ट रखने के लिए 500 रुपया मुकर्रर किया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि 500 रुपया ज्यादा है किराया, 500, और जो एडिशनल बिल्डिंग है उसमें 600 है। मैं गुजारिश करूंगा तो उस किराया में कमी होनी चाहिए। शुक्रिया सर। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। अर्जुन सिंह जी। प्रिय ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो आपने हमें मौका फराहम कराया आज इम्पोर्टेंट ग्रांट्स पे बोलने का, तो इस ग्रांट पे जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट महकमा है जो पूरी रियासत को चलाता है, हमारी मैशत को चलाता है, तो टूरिज्म के लिहाजे से जिसको काफी नुकसान पहुंचा था पहलगाम के बाद, तो जिस किस्म से हमारे नौजवान कायद ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान के हर एक कोने में जो है एक एम्बेसडर बन के उनकी इंडस्ट्री के मुतालिक जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए, और आज देखते हैं हम तो वादी कश्मीर जो है गुल गुलजार है टूरिस्ट से, तो इनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। तो एक इनकी नजर एक शेर की, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी नया छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये इनका कमिटमेंट है और यही हमारे को मशले राह दिखाते हैं कि इस वक्त इस जम्मू कश्मीर को किस तरह से ये अपना जो कारवां जो आगे बढ़ते जा रहा है जनाब। तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक बात करूं अगर जनाब, तो जब भी कोई ग्रांट को बोलने का मौका मिलता है तो उससे पहले ही जो है कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से तोहफा हमारे को रामन को मिल जाता है। तो पिछली बार एजुकेशन पर बोला तो कॉलेज के लिए 12 करोड़ आ गया बटोत के लिए, तो आज बोलना था टूरिज्म पर, तो उमर साहब की नजर वहां 7 करोड़ का जो है सनासर में जो है एक बेहतरीन लेजर वो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट जो है उसका टेंडर हो गया है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एक अपनी नौयत का जम्मू सूबे का जनाब, इस किस्म का पहला वहां सनासर में जो बनने जा रहा है वो उसका ब्यूटिफिकेशन लेजर लाइट शो होगा, तो बड़ा बेहतरीन है, तो इनको मुबारकबाद जाए। उसी में जनाब सनासर जो उनकी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो वहां एक गोल्फ कोर्स भी बना जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी है जनाब। टेंडर हुआ है लेकिन ठेकेदार जो है उस तरीके से काम वहां पर नहीं कर रहा है। तो मेरी गुजारिश है तो ऑनरेबल CM साहब से कि उस पर जो है थोड़ी सी तेजी रफ्तार की जाए, तो वहां एक इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है सनासर हमारा जनाब। उसके बाद जनाब जो टूरिस्ट जो है वो आप भी डेस्टिनेशन है रामबन में, लेकिन खासकर उसमें जो है
आपका रिलीजियस टूरिज्म जो है, जिसमें आपका सर्वाधार आता है, मेरे साथ शक्ति जी हैं, गलाधार, हम दोनों इसको ज्वाइन करते हैं। गलाधार है, वहां पर गजपत किला है जहां शेख साहब को कभी वहां कैदी बना के रखा गया था इन्होंने, और भी उसके साथ कई और सारी ऐसे रिलीजियस साइट्स हैं जनाब। तो प्रसाद के तहत जो है वहां पर डीपीआर बनी हुई है। तो मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहूंगा कि उनको जल्द मंजूरी देकर ताकि वहां पर जो है रिलीजियस टूरिज्म को जो है सर्वाधार और शंखपाल देवताओं में जो है बढ़ावा दिया जाए, और ताकि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा जनाब। इसी के साथ साथ जनाब कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इलाके का कहीं अगर खुसूसी पहचान होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ तो सिर्फ एक ही दो की बात करते हैं, लेकिन इस प्लूरलिज्म में ही जो है जम्मू कश्मीर आगे ग्रो किया जनाब। तो इलाका जो है रामबन जो है, जहाँ मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ चाहे वो सराजी कल्चर है जनाब, हमारा पोगली जुबान है, हमारी जुंधारी जुबान है, लेकिन कोई हमारे पास कल्चर इस तरीके का सेंटर नहीं है। तो वैसा एक सेंटर खोलने की वहां जरूरत है जो इन कदीम जुबानों को भी जो है वहां पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए, और साथ साथ जो है एक जो कल्चरल हेरिटेज है जो है उसको भी जो है वहां पर प्रिजर्व किया जाए। प्रोटेक्शन के लिए जो है एक वहां पर एक कल्चर सेंटर जो है, चाहे वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत हो या कल्चर सेंटर की तरफ से, वो खोलने की बड़ी जनाब जरूरत है जनाब। टूरिज्म के बाद जनाब हम चलते हैं महकमा रेवेन्यू की तरफ जनाब। रामबन की जनाब 4 पंचायतें जो तहसील राजगढ़ के साथ जुड़ती हैं जनाब, वो उमर साहब की ही मेहरबानी थी जो इन्होंने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खोले, तो तहसील राजगढ़ बनाएगी, और उसमें से वहां जनाब 4 पंचायतें जो है, चक्का ए है, बिबड़ोता है, वो रामबन के साथ जोड़ी गई थी 2014 में। लेकिन आज तक जनाब उनका मासवाए रेवेन्यू के, आपका एजुकेशन के अलावा और पीडब्ल्यूडी के अलावा सारे के सारे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो अभी डोडा में लाई कर रहा है जनाब। तो इसके आज 10-12 साल हो गए हैं जनाब। वो लोग वहां के 4 पंचायतों के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। तो वहां फाइल मुझे लगता है अभी भी रेवेन्यू सेक्रेटरी के वहां पर पेश है, उसने सिर्फ 2 कमेंट्स लिखने और बाद में मैटर जाएगा कैबिनेट के पास। तो मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर जनाब इसमें थोड़ी सी पेशरफ्त हो, ताकि उन 4 पंचायतों का जो है मामला सुलझ जाए जनाब। इसके अलावा जनाब हम पावर सेक्टर की बात करें सर, तो पावर सेक्टर वादे जम्मू कश्मीर तो है ही है, लेकिन खित्ता चनाब जो है वो बड़ा मकबूल है पावर जनरेशन के तहत, और रामबन जिला भी जो है इसमें जो है बड़ा अहम पेश कदम रखता है सर। तो मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब। बगलियार तो हमारी सरकार ने बनाया था, लेकिन जनाब की वसादत से सालाकोट का जो है वहाँ पहला लाट का जो है काम, जिसकी संगे बुनियाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रखी थी बतौर चीफ मिनिस्टर जनाब, आज उसमें जो है पेशरफ्त हुई है, तो इसके मैं मुबारकबाद देता हूं सीएम साहब को। और इसके साथ साथ वहां पर जनाब पावर सेक्टर में जो हम काफी देराना हमारी डिमांड थी सर, हाइड्रो पॉलिसी का सर, क्योंकि जो छोटे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े तो प्रोजेक्ट्स तो हैं ही हैं जो लग रहे हैं, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में जो है बाहर का इन्वेस्टर सर कम आ रहा है, क्योंकि कुछ उनके अपने खदशात हैं, पावर परचेज का उनको नहीं मिल पा रहा है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो नई पॉलिसी मुझे लगता है बिल्कुल पाइपलाइन में है, तो जल्द अगर आ जाए तो, क्योंकि हमारे पास जितने भी पावर से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, बनिहाल में अच्छा काम हो रहा है, वहां पर ऑलरेडी रामबन में भी, उसमें पोगल नाले में भी 2 प्रोजेक्ट्स जो है वहां सैंक्शन हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये पॉलिसी आ जाए ताकि पावर सेक्टर को इंप्रूवमेंट मिले। और जहां तक मुबारकबाद दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को कि जो इन्होंने साल भर जो काम किया, हमारा जो एएनटीसी लॉस था सर वो काफी हद तक नीचे आया है, लेकिन अभी भी रामबन के दूर दराज इलाका है जहां पर कुछ हैबिटेशन जो है बिजली से भी महरूम है, तो उसमें भी जो है जल्द से जल्द कोई आरडीडी स्कीम कहते हैं, क्योंकि आरडीडी स्कीम में हमने जनाब देखा वो ज्यादा उनका फोकस रहता है जहां पर सड़क हो, जहां पर शहरी क्षेत्र हो, उस पर फोकस रहता है। तो दूर दराज का गांव जो है वो ठेकेदार क्योंकि नीचे काम मलाई खा के चले जाता है, तो ये इनसे एक रिव्यू में लिए जाए कि जो पहले जो अनटच एरिया है, जहां इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचानी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, तो इन कंपनीज को सर वहां लगाया जाए, ताकि शहर में तो काम ऐसे भी रूटीन में होता है, लेकिन दूर दराज जो गांव सेक्टर में है वहां पर नहीं होता है, उस पर थोड़ा सा की जाए। फिर सर रेवेन्यू में जनाब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जनाब, हार्वेस्ट इंस्पेक्शन सर। हमने जो देखा है कि जितने भी ज्यादा कहीं डिस्प्यूट अगर उछले हैं जनाब, तो वो है पटवारियों के एक जमाने में रूटीन हुआ करता था जनाब, 6 महीने बाद गिरदौरी और रबी की इंस्पेक्शन हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो काम पटवारीज का उस पर थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी है, या तो दफ्तर बैठ के करते हैं। तो इसका इंप्लीमेंटेशन सही से हो ताकि जो है रेवेन्यू डिस्प्यूट ना हो, और रेवेन्यू डिस्प्यूट्स को सर खत्म करने के लिए काफी, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, हमने देखा है कि रेवेन्यू कोर्ट्स में पेंडिंग
जो मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब जो पुराने जमाने में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हुआ करते थे उसको कुछ ना कुछ रेवेन्यू का नॉलेज हुआ करता था। अब कोई बंगाली स्पीकिंग है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग है, कोई तमिल से है, उसको रेवेन्यू लॉ का आज समझ आते आते उसकी ट्रांसफर हो जाती है। तो मेरा एक स्पेशल अनुरोध है, गुजारिश है ऑनरेबल सीएम साहब से कि रेवेन्यू कोर्ट्स को जनाब स्पेशल ही करार बनाया जाए, ताकि वहां पर स्पेशलिस्ट जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो उस पर किया, ताकि कम हो सके काम। और कोर्ट्स की जब जनाब बात चली है तो रामन कोर्ट जो है काफी देर से पूरे हर जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बन चुके हैं, लेकिन रामन का अभी भी पेंडिंग है। तो उस पर जो मेरी डीपीआर बन चुकी है, तो ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है बिल्डिंग का काम क्या है उसके लिए पैसे वागुजार कराए जाए। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी जनाब काफी पुरानी डिमांड है जम्मू के वकीलों का, क्योंकि रायका में उसका संगे बुनियाद रखा गया है, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ उस पर नहीं हुई है। तो हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में, क्योंकि यहाँ पर जानीपुर में काफी ज्यादा भीड़ है, उतनी प्रोटेक्शन नहीं है, अब जजों की स्ट्रेंथ भी जो है 15 से 25 कर दी गई है, तो उनको बैठने के लिए जगह तक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट का भी जो है जल्द काम शुरू किया जाए। उसके बाद सर अर्बनाइजेशन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सर जनाब, और सिटीज ही ग्रोथ सेंटर होते हैं जनाब, क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी कर सके हम नए शहर नहीं बना सके सर। तो इस ग्रोथ सेंटर्स को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमें नए शहरों में जो है हमें बनाने पड़ेंगे, हमें सैटेलाइट टाउन्स बनाने पड़ेंगे, तो जितनी भी हमारी यूएलबीज हैं, अब जो चाहे नए हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स बने हैं, मैं चाहूंगा उनको जो है यूएलबीज में लाया जाए, ताकि एक नए ग्रोथ सेंटर बने जहां पर मॉडर्न फैसिलिटीज हो, और शहरों पर जो बड़े शहर हैं जो है, ये चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो, उस पर दबाव कम पड़ सके, क्योंकि माइग्रेशन एक ही तरफ जारी है। वहां उस माइग्रेशन को रोकने के लिए हमें वहां लोकल जो है वो शहर को बसाना पड़ेगा। ये हमारी जनाब से रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ एक आखिर में इंफॉर्मेशन में जनाब, एक कदीम जमाने से हम चलते आ रहे हैं कि जो तनवीर सादिक साहब की मैं सपोर्ट करूंगा कि जो एडवर्टाइजमेंट देने का जो मामला है सर, वो एक वन साइडेड ही चले आ रहा है। अब आज देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का जमाना बड़ा कम हो चुका है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मशरूम ग्रोथ हुआ है, उसमें कई बेहतर काम भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि क्या सरकार की वही पॉलिसी रहेगी कि जो पुराना बिग हाउस है हम उन्हीं को सपोर्ट करें, तो जो नए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, ताकि इनका भी कंटेंट, हम बार बार इनसे शिकायत करते हैं कि ये उतना इनके पास कंटेंट नहीं होता है, तो इनका भी इस्तेमाल, क्योंकि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दूर दराज तक वहां पहुंच सके, तो ये बेहतर माध्यम है इसको दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए सर। इसके साथ ही सर फाइनेंस की एक जो आखिरी जो डिमांड है मेरे खित्ते की जो है, जनाब खित्ता जो है बहुत बड़ा खित्ता है और काफी देर तक हमारी सरकार का भी उसमें मंशूर में भी था, उनको एक डिविजनल स्टेटस की जनाब वो डिमांड करते आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि चिनाब वैली के लिए डिविजनल स्टेटस मिले और इसका हेडक्वार्टर कहीं बटोत या इस जगह पर ऐसी जगह रखे, ताकि उस खित्ते जो नेग्लेक्टेड खित्ता था, काफी देर से पसमानदा इलाका है, उसको भी अपनी आवाज रखने का मौका मिले। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। विक्रम रंधावा जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। आज आपने मुख्यमंत्री महोदय के विभागों पे, उनकी ग्रांट्स पे चर्चा के लिए मुझे मौका दिया है। यूं तो मुख्यमंत्री महोदय के 14 विभाग है, समय का अभाव है, सभी विभागों पे बात रखना एक व्यक्ति के लिए समय के अंदर मुश्किल है। 2-3 विभाग जो ज्यादा मुझे लगता है कि इस पे बात रखनी चाहिए। फाइनेंस विभाग मुख्यमंत्री महोदय देख रहे हैं, आप खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी सरकार की बैकबोन जो है उसके मुलाजिम होते हैं, और आपका मुलाजिम दुखी है, आपका मुलाजिम सताया जा रहा है, तो फिर सरकार का होना नहीं होना उन मुलाजिमों के लिए बराबर दिखता है सर। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हम 1-1.5 साल में आपको बता सकते हैं कि अपनी कमाई का हिस्सा लेने के लिए दर-दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बताया जाता है बाबुओं द्वारा पैसा नहीं है, कहीं से फोन करवाओ, कहीं से लिखवा के लाओ, ये कोई नई प्रथा शुरू हो गई है। मेरे पास भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोग आए, बेटी की शादी के लिए अपना जीपी फंड लेना है, लेकिन जब तक मेरा फोन नहीं गया, जब तक सख्ती से बात नहीं की गई, वो पैसा नहीं निकला। ये मुझे लगता है कि शायद इमोशनली भी हर्ट करता है कि हम पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं बच्चों को सेटल करने के लिए या घर बनाने के लिए, एंड में जब हमारी जरूरत है तो सरकारें, मुझे लगता है मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि कल को हमारी भी पेंशनें लगनी है, हमारे भी जीपी पता नहीं कहाँ जाने हैं, पता नहीं किस की अगले टर्म में लगनी है, किसकी अगले बार लगनी, पर लगनी सबकी है। सभापति महोदय, मेरा
और मेरे उप मुख्यमंत्री महोदय का लेजिस्लेटिव कैरियर जो है वो इकट्ठा ही शुरू हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। हमने भी थोड़ी देर वहां काम किया, ये भी रहे 3.5-4 साल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी एम्प्लॉइज थे जो मेरे नोटिस में आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म होने के बाद वो सर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो सरकार के बीच में ही, लेकिन जो प्रॉपरली उनके कैरियर के हिसाब से उनको अकोमोडेट मिलनी चाहिए थी, उनको अकोमोडेट करना चाहिए था, उनको दर्जा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिले। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं पर वो बात रखते हैं, हमारे साथ काम किया है, हमदर्दी रहती है। तो हमें भी लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं गोरे ज़हन में आनी चाहिए कि उनको भी लेजिस्लेटिव असेंबली के एम्प्लॉइज की तरह वही शेड्यूल 2 लेवल 2 का स्टेटस दिया जाए, ताकि वो भी एक अच्छे सम्मान के साथ नौकरी कर सके। सर, स्काट बैंक का इशू लाइमलाइट में आया है, हम सबको पता है। बैंक का दिवाला निकल चुका है, ये भी सबको पता है। मंत्री साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। 22,000 परिवार जो है वो अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई जो बैंक में लगाई गई थी उसको लेने के लिए सर तरस रहा है। 16,000 जम्मू का है, 6,000 कश्मीर का है। फाइनेंस विभाग अगर स्काट बैंक को कुछ पैसे दे दे मंत्री साहब के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि उन लोगों, ये उनका अपना पैसा है, बैंक ने कोई एहसान नहीं करना। हाँ, उन्होंने लालच किया, वो खुद मानते हैं कि बैंक ने जो ऑफर दिया कि 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, और मोस्टली पैसा किसका है? लो पेड एम्प्लॉइज का। सर, उसमें से 14-15 तो शौक से चले गए। आप ये सोच सकते हैं कि क्या बीती होगी उस परिवार के ऊपर जिसको अपनी गाड़ी, जिंदगी की कमाई, जो पूंजी जमा की हुई है वो लेने के लिए तो बाद में अपना वो व्यक्ति भी खोना पड़ जाए। इन पहलुओं के ऊपर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है सर। 7 पे कमीशन को लेकर कुछ एम्प्लॉइज का एरियर बड़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। JKFDC के एम्प्लॉइज हैं, ये लोग भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंस विभाग जितना ज्यादा सुदृढ़ मजबूत होगा, सरकार की कारगुजारी उतनी बेहतरीन तरीके से दर्शाई जाएगी, क्योंकि आपका मुलाजिम खुश है। आपका मुलाजिम खुश है, वो अपना 100% डिलीवर करेगा, वो दिल से काम करेगा, तो सरकार की वहां वाहवाही होती है। SRTC का सर एक इशू है। SRTC के तकरीबन 750 परिवारों ने VRS लिया था सर। सर, आज भी 16-16.5 करोड़ रुपया उनके हिस्से का कहीं लॉकअप में पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ नहीं करना, सरकार थोड़ा इनिशिएट करे और उनको थोड़ा थोड़ा पैसा उनके हिस्से में आएगा, तो मुझे लगता है उनको ये दे दिया जाना चाहिए। ऐसे सर अनेक ऐसे उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूँ कि जब 2024 का चुनाव आया, इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस अडॉप्ट करता है कि जो लोकल एम्प्लॉइज होते हैं उनको उस स्टेशन से बाहर आउटर स्टेशन पे भेजा जाता है, क्योंकि वो वहां काम नहीं कर सकते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर हमारे पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार जो इलेक्शंस के कारण उठाए गए थे, वहां टर्म था अभी, लेकिन उठाया इसलिए गया क्योंकि इलेक्शंस हैं तो आपको अपने इलाके में काम नहीं कर सकते। सर, आज 1.5 साल सरकार को भी हो गया, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है कि भाई जब उनको इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे शिफ्ट किया गया था कि जब चुनाव हो जाएंगे तो इनका जो बचा हुआ टेन्योर है ये वहां आके पूरा करेंगे, तो सर उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला साहब आज स्मार्ट भी बड़े लग रहे हैं, कभी नजरें नहीं मिलाते। मुझे लगता था कि कई बातों बातों में नजरें मिलाएंगे तो लगेगा कि अपोजिशन के लोगों से भी आंखों से कुछ ना कुछ शेयर हो जाता है। सर, 2012 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने एक फैसला लिया कि कश्मीर की वैली की पहली सैनिक कॉलोनी जो है वो होमवा में स्टैब्लिश की जाएगी, और 173 कनाल एयरपोर्ट के पास लैंड भी आइडेंटिफाई की गई। उस वक्त हमें पता है जो लोग अपोजिशन में थे उन लोगों ने बहुत हल्ला किया था, जिसके कारण वो ठंडे बस्ते में चला गया मसला। मेरा ऐसा मानना है कि 13 साल हो गए हैं, सरकार उसके ऊपर काम करे। जमीन अभी भी वहीं पे है, आइडेंटिफाइड है, और 99 ईयर्स के लीज के लिए जम्मू के सोल्जर्स, कश्मीर के सोल्जर्स, कोई गुरेज में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कोई दंगदार में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उनके लिए अगर कॉलोनी वहां बन जाए तो उनको भी लगेगा कि हमने देश की भी सेवा की है, तो हमारी राज्य ने, हमारी यूटी ने हमारा रिटायरमेंट के बाद भी ध्यान रखा है सर।
सर मुख्यमंत्री महोदय का अब मैं तो देख रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं। पता नहीं सर, इतना गोरा रंग रख के भी आप गुस्सा करते हो सर, हद है सर। पता नहीं मेरे खिलाफ किसने आपको ये, कोई बात नहीं, आप बोलिए। कल्लू साहब सर यही तंग करते हैं सर। देखो सर, मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत अच्छा विभाग है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और मैं ऐसा मानता हूं कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जिस भी सरकार का ये विभाग मजबूत हो, वहां पर सैनिटेशन, सुंदरता ऑटोमेटिकली फ्लो करके आ जाती है। जेएमसी हो, एसडीए हो, जेडीए हो, हाउसिंग हो। पहला तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, जैसे जेडीए है और एसडीए है, आप हाउसिंग बोर्ड के भी 2 हिस्से कर दीजिए। हाउसिंग बोर्ड फॉर जम्मू अलग, हाउसिंग बोर्ड फॉर कश्मीर अलग, क्योंकि एक व्यक्ति से मैनेज नहीं हो रहा है और कश्मीर वाले लोग भी सफर कर रहे हैं, जम्मू वाले लोग भी सफर कर रहे हैं। सर गांधीनगर मेरी बहु विधानसभा क्षेत्र का एक मजबूत इलाका है। 70 साल से सर कॉलोनी बनी हुई है, और आप यकीन कीजिए जो प्लाट उस वक्त आपकी उम्र के व्यक्ति को अलॉट हुआ, आज अपने पोते को आप देना चाहते हो, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे भैया ये कौन से पैरामीटर्स हैं? आपके 3 बेटे, आपको 1.5 कनाल का प्लाट अलॉट हुआ, आपने घर बना लिया, आपने इतना सरमाया नहीं जुटाया कि 3 बेटों को अलग घर लेके दे सको, तो आपको हम क्यों मना करें कि आप उसके 3 हिस्से नहीं कर सकते? सर हिस्से नहीं करने देते सर। ये इतना फसाद घर घर का बन चुका है। जब परिवार बड़े होते हैं तो मतभेद भी बढ़ते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कलेश बन जाता है। ये सर हाउसिंग बोर्ड को लेकर मैं चाहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब इनकी एक बार फुटिंग में मीटिंग बुलाएं, कंसर्न एमएलए को भी लूप में ले, और हम इनको बताएं कि इनका हाउसिंग बोर्ड का अब इनके लॉट किए हुए प्लाट पे अब हक क्या बचता है। सर दूसरी तीसरी पीढ़ी ट्रांसफर करनी है, हर ट्रांसफर के पैसे मांगते, और ये सर पूरी इतनी ऐसी अनार्की सी हो चुकी है जिसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया है। गैर मुमकिन खर्च को लेकर सर श्यामलाल शर्मा जी ने बड़ी मजबूती से पक्ष रखा है। हमें दुख इस बात का लगता है कि सरकार की तरफ से कोई क्लियर कट टीम बनाई है, उन्होंने क्या किया है ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। फिर हमें कहा जाता है आप जम्मू और कश्मीर की बात करते हो, हम क्यों ना करें बात, क्योंकि गैर मुमकिन खट में सबसे ज्यादा सफरर ही सिर्फ जम्मू है। आई विश कि गैर मुमकिन खट में कश्मीर के 4 जिले भी कवर होते और इनको अपनी जमीन बेचने के लिए तड़पना पड़ता, तो ये मुख्यमंत्री के घर में जाके भी बैठते कि भाई साहब इस जो ब्यूरोक्रेटिक ताना बाना बुना हुआ है, उन्होंने ये जो हमारे पे तलवार लटकाई है इसको पीछे हटाओ। ये बहुत से पहलू थे सर जो मुख्यमंत्री के विभाग के हैं। अब क्योंकि उन्होंने हंस के देख लिया है, मुझे लगता है कि ज्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सर 2 दिन जो पिछले दिनों जेडीए की लैंड को लेके बात उठी, कई मेरे पे भी कटाक्ष कसे गए, उन साथियों को संबोधित करते हुए मैं 2 पंक्तियां जरूर कहूंगा कि जुगनुओं की पंचायत लगी है, मुद्दा है कि सूरज की रोशनी को कम करना है। धन्यवाद। चलो थैंक यू। शबीर अहमद कुली साहब। स्पीकर साहब, हमें मौका मिला आज, चूंकि हमारे आज कुछ अहम डिपार्टमेंट है जो हमारे मुख्यमंत्री साहब के हैं, बहुत मुबारकबाद।